हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका अध्याय 5 है यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम इस चैप्टर की बहुत सी बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना। लेक्चर नंबर 2 में हम वो पढ़ने वाले हैं जो रहता है। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं आपके, जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रजधानियाँ, कोशिका विभाजन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी रहती हैं जो हम इस लेक्चर में अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले आप उसको फिर से बोल रहा हूँ देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर आप इस लेक्चर को देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इससे पहले कि मैं इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करूँ, आप एक बार इन सब पे नज़र मार लेना कि जो पौधों की कोशिका होती है और जंतु की कोशिका होती है, उसमें कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ पे होते हैं। और एक बार, ठीक है ना, आप ट्राई करना कि आप ये डायग्राम्स खुद से बना पाओ। ठीक है, खास करके आप इनकी नेमिंग कर पाओ कि कहाँ पे राइबोसोम है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे कोशिका भित्ति है। ठीक है, कौन सी बाह्य कोशिका है, कौन सी प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है ना, गोल्जी उपकरण कहाँ पे है, केंद्रक कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना। क्योंकि होता क्या है, कई बार या तो इनका डायग्राम बनाने को आ जाएगा, या फिर आजकल अगर डायग्राम बनाने को नहीं देते हैं तो वो ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ये फिगर बनी हुई आएगी मान लो आपके पेपर में, और यहाँ पे जैसे लाइसोसोम है तो इसकी जगह उन्होंने ए लिख रखा होगा, और आपसे पूछेंगे भाई ए का नाम बताओ क्या है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से मतलब नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही चित्र थोड़ा ख़राब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नेमिंग है वो सही होनी चाहिए। तो कम से कम पहले आप इतना कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं जो भी यहाँ पर चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी और चिकनी। आप इस फिगर में यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। समझ में आई बात। ठीक है, ये पौधों में भी होती है और, ठीक है, किस में होती है, जानवरों में भी होती है। ठीक है, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनका काम क्या है, बात करते हैं इसकी। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ER। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। ठीक है, तो जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है ये सुकेंद्रक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्लीदार कोशिकांग है। ठीक है, तो मतलब क्या कि अंतर्द्रव्य जालिका के भी चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक परत होती है। ठीक, ये झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती है, यानी कि जो अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली है ये केंद्रक की झिल्ली से ही निकली है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, यानी कि जो ER होता है या अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक तंत्र होता है। ठीक है, ये लंबी नलिका या गोल आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है, और इसकी रचना जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के ही समान होती है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, अब याद रखना आपकी जो अंतर्द्रव्य जालिका है यानी कि ER है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी मतलब रफ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलेंगे RER। ठीक, और एक है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी मतलब स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। ठीक है, तो RER और SER दो तरह की, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं। इनके क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER है, जिसे हम बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए चिकनी होती है। खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, तो इसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी हो जाती है। जबकि जो चिकनी होती है ये क्यों होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते तो स्मूथ रहती है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं और ये लिपिड को स्रावित करती है। समझ में आ गया। तो मतलब प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम, जो कि कहाँ पे है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पे। लिपिड का संश्लेषण कहाँ हो रहा है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पे। इसके बारे में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है ये कोशिका के अंदर व बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान में भी मदद करती है। अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जिकाए के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, अभी ये आगे आने वाला है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका की खोज याद रखना 1945 में अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने की थी। ठीक है,
यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें SER विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई जहरीली चीज़ अगर अंदर चली गई तो ये उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो ये आप याद रखना अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में था। अब बात करते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये चित्र था तो यहाँ पे आपको गोल्जी उपकरण नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है ना, गोल्जी उपकरण नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चाहे आप वहाँ की बात करो चाहे आप इसमें देख लो। ठीक है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। ठीक है, गोल्जी उपकरण यहाँ पे दोनों में ही होते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो गोल्जी उपकरण क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, गोल्जी उपकरण कोशिका का एक अंग होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित और पैकेज करने का काम करता है। इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है तो याद रखना, ये काम क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करके और पैकेज करने का काम करता है। ठीक है, इसे गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी उपकरण है इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो गोल्जी उपकरण है इसके और भी नाम है कुछ, जैसे कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, चाहे आपको गोल्जी उपकरण नजर आए लिखा हुआ, गोल्जी बॉडी नजर आए लिखी हुई, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नजर आए, समझ जाना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये कोशिका के डाकघर की तरह काम करता है। जैसे डाकघर में चिट्ठी जाती है फिर अलग अलग जगह फैल जाती है, ऐसे ये अलग अलग चीज़ों को पैकेज करके अलग अलग जगह फैलाता है, पहुँचाता है। समझ में आ गई बात? तो फिर से बोल रहा हूँ, यह कोशिका के डाकघर की तरह काम करता है और कोशिका के अंदर और बाहर विशिष्ट गंतव्यों तक प्रोटीन और लिपिड अणुओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे डाकघर चिट्ठी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ठीक उसी तरह कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में जो सिंपल शुगर होती है, सामान्य शक्कर होती है, उससे कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि जटिल शक्कर बनती है। ठीक है, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अभी हमने पीछे देखा भी था यहाँ पर कि गोल्जी कोय या गोल्जी उपकरण और, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं लाइसोसोम, जिसके बारे में अभी हम, ठीक है ना, जिक्र भी कर चुके हैं कि इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लाइसोसोम होता क्या है, फिर बात करेंगे कि इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग आता ही है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पहले बात करते हैं ये होता क्या है। ठीक, तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली से घिरे अंग होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अपनी एक कवरिंग होती है। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। मेन बात यही है कि जो लाइसोसोम है इसके अंदर एक पाचन एंजाइम होते हैं। इसके अंदर पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और कोशिका के अप्रचलित घटकों को पचा लेते हैं। मतलब कोशिका का कोई हिस्सा जो टूट फूट गया हो, खराब हो गया हो, उसको ये पचा के ख़त्म कर देते हैं ताकि वो सड़े गले नहीं, गंदगी ना फैलाए, कोशिका की एनर्जी ना वेस्ट करे। समझ में आ गया? तो इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है। तो मतलब इसके अंदर कुछ तो केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, खतरनाक हैं। अगर ये केमिकल मान लो गलती से कोशिका में फैल जाए, किसी तरह से मान लो अगर लाइसोसोम थैली फट जाए, जब तक ये लाइसोसोम के अंदर केमिकल बंद है तब तक तो ठीक है कोशिका के लिए, लेकिन अगर किसी वजह से अगर लाइसोसोम फट जाए तो इसके अंदर के जो ये पाचन एंजाइम है, ये केमिकल्स हैं, ये पूरी कोशिका में ही फैल जाएंगे और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देंगे। इसीलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और लाइसोसोम अगर मान लो गलती से फट जाता है तो उसमें मौजूद जो पाचक एंजाइम है वो कोशिका को ही खत्म कर देते हैं, पचा लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट, ठीक है ना, आपको कभी ना कभी देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, 99% चांसेस है कि एक ना एक बार आप देख ही लोगे इसको, कि एग्जाम में आया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा देने के लिए जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP है इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, एनर्जी करेंसी होती है हमारी ATP, ठीक है, हमारे शरीर में। ठीक है ना, इसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके फिर एनर्जी, ठीक है ना, मिलती है हमको। ठीक है, तो ये ATP बनता जो है वो कहाँ पे इसका मतलब सिंथेसाइज होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जैसे आपके शहर में बिजली घर होंगे,
ठीक है ना, पावर हाउस होंगे, वहाँ पे बिजली बनती है, वहीं से आपके पूरे शहर में बिजली दी जाती है। तो ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि शहर की जो एनर्जी है वो पावर हाउस में बन रही थी, ऐसे ही हमारे जो बॉडी है, कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी एनर्जी के मॉलिक्यूल एटीपी है वो बन रहे हैं। तो इसीलिए, ठीक है ना, कोशिका का वो हिस्सा जहाँ पे एटीपी बन रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस बोलते हैं अपनी कोशिका का। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, या फिर हमारे शरीर का पावर हाउस भी कह सकते हो। ठीक, अब याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियाँ होती हैं, एक आंतरिक झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। ठीक है, तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है या कोशिका अंगक है जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो। ठीक है, अब याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और भी खास बात है कि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कोई एक अंग बता दो जिसमें अपना डीएनए हो या अपना राइबोसोम हो, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, जो प्लास्टिड होते हैं, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। देखो, प्लास्टिड होते हैं पहली बात केवल पौधों की कोशिकाओं में। तो अगर अंतर लिखने को आ जाए जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में अंतर बताओ, तो आप एक अंतर तो ये लिख सकते हो कि पौधों की कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ठीक है, तो याद रखना प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं यानी पौधों की कोशिकाओं में स्थित होते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें कलर होगा, यानी कि ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं सफ़ेद या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। समझ में आ गया? देखो, आपने क्लोरोफिल का नाम बहुत बार सुना होगा, है ना? तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा। समझ में आ गया? याद रखना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ही नहीं होता, सिर्फ क्लोरोफिल के अलावा और भी रंग के वर्णक होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले, नारंगी वगैरह वगैरह, ठीक है ना, के वर्णक भी होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें प्राथमिक रूप से, ठीक है ना, ऐसा अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल या प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्लियर हो गया? याद रखना प्लास्टिड की जो बाहरी रचना है वो ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो अगर आपसे 2 अंगक पूछ ले, ऐसे 2 अंग बताओ जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो एक तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है रसधानियाँ। रसधानियाँ क्या होती हैं? ध्यान रखना कि रसधानियाँ कोशिकाओं में पाई जाने वाली थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इन थैलियों में, ठीक है, पानी या अलग अलग तरह के पदार्थ भरे रहते हैं। समझ में आ गई बात? रसधानियाँ जो होती हैं कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं, पहला पॉइंट आप ये याद रख लेना। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पौधों की कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। तो अगर पौधों की कोशिकाएं और जंतु की कोशिकाओं में अंतर आता है तो एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो कि जंतु की कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पौधों की कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, रसधानियाँ एकल झिल्ली से घिरी होती है, इसमें एक ही कवरिंग होती है। ठीक है, पादप रसधानियों में पौधों के लिए जरूरी पदार्थ जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है, और अलग तरह के प्रोटीन से ये सब भरे होते हैं। पौधों की कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रसधानियाँ समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला अपना, कोशिका विभाजन। देखो, हर जीव शुरुआत में एक कोशिका ही था, फिर उसकी कोशिकाएं अलग अलग डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिका में बदली। अगर वो बहुकोशिकीय जीव है तो, अगर वो एक केस कोशिकीय है तो खैर वो पूरी उम्र भर एक कोशिकीय ही रहता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय भी हैं उनकी जो नई कोशिकाएं बन रही है ना, वो पुरानी कोशिकाओं से ही बन रही है। पुरानी जो कोशिका है वो डिवाइड होके 2 टुकड़ों में टूट जाती है, और यहाँ से एक ये जो छोटा टुकड़ा है, दूसरा छोटा टुकड़ा है, ये दोनों फिर से विकसित होकर अलग अलग कोशिका बन जाते हैं। फिर ये विकसित होकर फिर से 2 टुकड़ों में टूटेगी तो फिर से ये कोशिका बन जाएंगी, ये भी टूटेंगी तो ये भी 2 कोशिका बन जाएंगी। ऐसी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना, ये विभाजन होता रहता है। और आपके शरीर में इस तरह से जो भी कोशिकाएँ हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत में एक कोशिका ही रही होगी, और फिर वो डिवाइड हो के आपका पूरा शरीर में जितनी भी लाखों करोड़ों कोशिकाएँ हैं सब बनी होंगी। तो मतलब जो नई कोशिकाएँ हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही आई हैं, ये बात आप पहले याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए कोशिका का विभाजन होना जरूरी है ताकि नई कोशिकाएं बन सके। तो उसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका विभाजन। ठीक, तो देखो,
यहाँ पे लिखा है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी और मृत या फिर जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको उनके प्रतिस्थापन किया सकता है, मतलब उनकी जगह नई कोशिकाएं ले सके, ठीक है, और प्रजनन हेतु भी युग्मक बन सके। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजित होकर ही नई कोशिका बनती है, ठीक है। अब जो कोशिका विभाजन का तरीका है आपके पास, ठीक है, मतलब हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो मेनली दो कैटेगरी है, ठीक है। पहला है सूत्री विभाजन, ठीक है, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो जब भी आप सूत्री विभाजन पढ़ो या समसूत्री विभाजन पढ़ो तो एक ही चीज़ समझना इसको, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के चीज़ें होती हैं। समसूत्री विभाजन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये, ठीक है ना, पेरेंट कोशिका है, यानी जिस कोशिका के टूट के फिर दो अलग अलग कोशिका बनेंगी, यानी मात्र कोशिका। इसके पास, ठीक है ना, जो गुण है, ठीक है, वही गुण देखो संतति में भी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कि भाई जो गुणसूत्र इसके पास थे वही गुणसूत्र इसके पास है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो बार विभाजन होता है मेनली, अर्धसूत्री विभाजन में दो बार विभाजन होता है। मात्र कोशिका है, ये ब्रेक हुई दो में, और सारे गुण नहीं गए, आधे आधे गुण गए, और फिर ये 2 से 4 बनेंगी, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया दो बार विभाजन होगा, ठीक। इनके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, सूत्री बोलो या समसूत्री बोलो एक ही बात है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। यानी सूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है वो हमारे शरीर की जहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, ठीक है, वृद्धि के लिए जो नई कोशिकाएं चाहिए हमारे शरीर में, वो जो विभाजन होता है वो मेनली किस टाइप का रहता है, समसूत्री विभाजन, जिसे हम सूत्री विभाजन भी कहते हैं, इस टाइप का रहता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे हम मात्र कोशिका भी कह सकते हैं क्योंकि इसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। दो संतति कोशिकाएं जो समरूप होती हैं, एक जैसे गुण होते हैं इनके अंदर। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यानी जितने गुणसूत्र माँ की कोशिका में है उतने ही ये, ठीक है, डॉटर सेल में भी होंगे। समझ में आ गया। यह जीवों की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करती है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो समान गुणसूत्र आ रहे हैं, इसीलिए इसको समसूत्री या सूत्री विभाजन कहते हैं। अच्छा, अर्धसूत्री में क्या होता है साहब, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, मेनली जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों में, ठीक है, मेनली अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, एक बार, ठीक है ना, ये विभाजित होकर युग्मक बनाएंगी, इनमें निषेचन होगा और फिर दोबारा से ये अलग अलग कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। तो मतलब क्या कि पहले ये कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, फिर निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण होता है, यानी दो बार डिवाइड होती है। एक बार यहाँ पे डिवीजन हुआ, फिर एक बार यहाँ पे डिवीजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4। समझ में आ गया। तो यानी कि इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं अर्धगुणसूत्री में। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित हो जाती है तो इसको 2 की जगह 4 कोशिकाएं बनती हैं। जब इस मेथड से जाएगा देखो तो फाइनल में कितनी कोशिकाएं आपको नजर आएंगी, 4, ठीक है। और याद रखना इसमें मात्र कोशिका के कंपैरिजन में आधे गुणसूत्र ही रहेंगे। देखो 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ पे 1 2 है, तो आधे गुणसूत्री रहेंगे, ठीक है। तो अर्धसूत्री में क्या होता है, नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसीलिए इसको हम अर्धसूत्री भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। इसको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से थैंक यू।